लुई पास्चर ने कहा था, भाग्य केवल तैयार दिमाग का पक्ष लेता है। और आज हम बात कर रहे हैं यूरोपीय संघ यानी ईयू की और उसकी रक्षा तैयारियों में एक बहुत बड़े बदलाव की। ये बदलाव यूरोपियन कमीशन के यूरोपियन डिफेंस रेडीनेस 2030 नाम के एक श्वेत पत्र में साफ दिखता है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे अमेरिका की बदलती भूमिका को लेकर चिंताएं, यूक्रेन युद्ध का असर तो है ही, और हाँ, ये भी कि कई दशकों तक यूरोप ने रक्षा पर ज्यादा खर्च नहीं किया। हमारी ये जो बातचीत है, ये ओआरएफ के एक विश्लेषण पर आधारित है, और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और जो लोग करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं उनके लिए भी काफी अहम हो सकती हैं। तो आइए समझते हैं कि ईयू का ये रणनीतिक कदम क्या है, और हाँ, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले ये जो बड़ा बदलाव देख रहे हैं हम, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? क्या सिर्फ रूस का डर है या कुछ और भी चल रहा है? देखिए, रूस तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फैक्टर है। श्वेत पत्र में उसे एक स्थायी खतरा माना गया है, बिल्कुल। लेकिन हाँ, इसके साथ ही अमेरिका की जो सुरक्षा गारंटी है, उसको लेकर एक अनिश्चितता बढ़ रही है, खासकर भविष्य की अमेरिकी नीतियों को लेकर। ये भी एक अहम वजह है। और ये भी सच है कि दशकों तक कई ईयू देशों ने रक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया, उतना खर्च नहीं किया। तो अब उन्हें लग रहा है कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जो री आर्म यूरोप प्लान है, वो इसी सोच का नतीजा है। इसमें अगले 4 सालों में जीडीपी का अतिरिक्त 1.5%, 1.5% रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ये करीब 800 बिलियन यूरो का निवेश हो सकता है। 800 बिलियन यूरो, ये तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो इस प्लान के तहत ईयू असल में करने क्या जा रहा है? क्या वो कोई अपनी अलग सेना बना रहे हैं? नहीं, पूरी तरह से एक यूरोपीय सेना तो नहीं, वो लक्ष्य नहीं है। असल लक्ष्य है सामूहिक रक्षा को मजबूत करना। सदस्य देशों के बीच जो रक्षा खरीद होती है, उसको सुसंगत बनाना, मतलब तालमेल बिठाना, और यूरोप के अपने रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देना। और जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स है, साजो सामान की आवाजाही, उसे और बेहतर बनाना। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये अमेरिका या नेटो से अलग होने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। श्वेत पत्र में साफ लिखा है कि अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते, वो ट्रांस अटलांटिक संबंध यूरोप की रक्षा के लिए जरूरी है, और नेटो सामूहिक रक्षा का आधार बना रहेगा। असल मुद्दा है रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने का। हाँ, ये रणनीतिक स्वायत्तता, ये शब्द काफी सुनने में आ रहा है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है यहाँ? हाँ, इसका मतलब है कि यूरोप अपनी सुरक्षा से जुड़े फैसले खुद ले सके और जरूरत पड़ने पर शायद अकेले भी कार्रवाई कर सके, निर्भरता कम करना। लेकिन ये संतुलन साधना कि नाटो पर निर्भर भी रहें और स्वायत्त भी बने, ये कितना प्रैक्टिकल लगता है, खासकर जब सदस्य देशों के अपने हित भी अलग-अलग होते हैं? हाँ, ये चुनौती तो है, बिल्कुल है, ये आसान नहीं होगा। और इसके अलावा श्वेत पत्र सिर्फ पारंपरिक खतरों की बात नहीं करता, वो आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और हाइब्रिड हमलों का भी जिक्र करता है। हाइब्रिड हमले जैसे कि? जैसे साइबर हमले या फिर डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, जासूसी, यहाँ तक कि माइग्रेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ये सब नई चुनौतियां हैं। फिर कच्चे माल की सप्लाई चेन की सुरक्षा, टेक्नोलॉजी में बदलाव, जलवायु परिवर्तन, ये सब भी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे माने गए हैं। और हाँ, चीन का भी जिक्र है। उसे रूस के बराबर ही एक रणनीतिक चुनौती माना गया है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां भारत और ईयू के बीच रणनीतिक सोच मिल सकती है। चीन का जिक्र रूस के बराबर, ये दिलचस्प है। बिल्कुल। हालांकि एक और बात ध्यान देने वाली है कि नाटो के जो हालिया शिखर सम्मेलन हुए, उनकी घोषणाओं में चीन का उल्लेख नहीं था, जबकि पहले था। तो ये शायद अमेरिकी प्रभाव या फिर नीति को लेकर कुछ भ्रम का संकेत हो सकता है। इस पर भारत और ईयू सदस्यों के बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इरादे तो बड़े हैं, लेकिन इन प्लान्स को जमीन पर उतारने के लिए ईयू क्या ठोस कदम उठा रहा है? किन एरियाज पर फोकस है? हाँ, अमल के लिए कई योजनाएं हैं, जैसे रक्षा में निवेश बढ़ाना, जो लाल फीताशाही है उसे कम करना, R&D को बढ़ावा देना, जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं एसएमईज, उनको सपोर्ट करना, और जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हैं उनका मिलिट्री इस्तेमाल भी सुनिश्चित करना। यूक्रेन के रक्षा उद्योग को भी इंटीग्रेट करने की बात है, खासकर AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी में। और 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र चुने गए हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं वो? पहला है वायु और मिसाइल रक्षा, दूसरा तोपखाना सिस्टम, तीसरा गोला बारूद और मिसाइलें, चौथा ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम,
5वां है मिलिट्री मोबिलिटी यानी सेना की तेज आवाजाही। छठा एआई, क्वांटम, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी नई तकनीकें। और 7वां है स्ट्रेटेजिक एनेबलर्स और ज़रूरी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा। ये तो काफी व्यापक लिस्ट है। तो अब आते हैं भारत पर। ये तो सब यूरोप में हो रहा है। इसमें भारत के लिए क्या मौके या चुनौतियां दिखती हैं? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो भारत के लिए कई संभावनाएं खुल सकती हैं बिल्कुल। पहला तो है रक्षा निर्यात और इंडस्ट्री में। भारतीय कंपनियां, खासकर जो स्टार्टअप्स हैं, एसएमईज हैं, वो पूर्वी यूरोप में निवेश कर सकती हैं, जैसे पोलैंड, रोमानिया, बाल्टिक देश। वहाँ रक्षा और हाईटेक सेक्टर में अधिग्रहण या अपनी यूनिट स्थापित करने के मौके हो सकते हैं। फिर मेड इन इंडिया, गोला बारूद, ATAGS जैसी तोपें, पिनाका रॉकेट सिस्टम, वायु रक्षा मिसाइलें, रडार, इनकी निर्यात की भी क्षमता है, कम से कम शॉर्ट टर्म में। क्या इसका कोई ट्रेंड दिख रहा है? मतलब क्या निर्यात बढ़ रहा है ईयू को? जी हाँ, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। 2023-24 में करीब $67 मिलियन का निर्यात था, जो 2024-25 के पहले 9 महीनों में ही बढ़कर लगभग $136 मिलियन हो गया। तो ग्रोथ तो है। दूसरा बड़ा क्षेत्र है तकनीकी सहयोग का, खासकर जो नई टेक्नोलॉजी है, एआई, क्वांटम, बायोटेक। यहाँ मिलकर काम करने की काफी गुंजाइश है। इसमें व्हाइट लेबलिंग की संभावना भी हो सकती है। व्हाइट लेबलिंग यानी भारतीय कंपनियां यूरोपीय ब्रांड के तहत उत्पादन करें। ये भी एक मॉडल हो सकता है। तीसरा, रणनीतिक स्तर पर बातचीत बहुत जरूरी है, जैसे आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और हाँ, सभी ईयू सदस्यों के साथ इंडो पैसिफिक और चीन पर नियमित संवाद। इसमें ट्रैक 1.5 या ट्रैक 2 डायलॉग मददगार हो सकते हैं। ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डायलॉग मतलब अनौपचारिक बातचीत। हाँ, जिनमें सरकारी अधिकारियों के साथ साथ थिंक टैंक, एकेडमिक्स, एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं। इससे समझ गहरी होती है। और जो प्रस्तावित सुरक्षा और रक्षा साझेदारी SDP है भारत और EU के बीच, वो इन सभी सहयोगों को एक फ्रेमवर्क दे सकती है। यहाँ तक कि हमारे जो स्टेम प्रोफेशनल्स हैं, छात्र हैं, उनके लिए EU में अवसर बढ़ सकते हैं। ये तो हुए अवसर, लेकिन क्या कुछ चुनौतियां भी हैं? कुछ चुनौतियां जिन पर भारत को ध्यान देना होगा? बिल्कुल, चुनौतियां भी हैं। एक तो ये किला यूरोप वाली मानसिकता का डर रहता है। मतलब यूरोप अपनी सीमाओं को लेकर और सख्त हो जाए, जिसका असर माइग्रेशन और लोगों की आवाजाही पर पड़ सकता है। दूसरी बात, EU की अपनी रक्षा जरूरतें बढ़ेंगी, तो हो सकता है कि उनकी प्राथमिकताएं बदलें और भारत को होने वाली सप्लाई या सहयोग पर असर पड़े। और अगर EU अपने नियम, कानून, स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा एक जैसे और सख्त कर देता है, तो हो सकता है फ्रांस जैसे देशों के साथ जो हमारे मौजूदा रक्षा समझौते हैं, उन पर कुछ असर पड़े। ये मुमकिन है। तो शायद भारत को इन सब डेवलपमेंट्स पर बारीकी से नजर रखने और अपनी रणनीति बनाने के लिए एक इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप, मतलब विभिन्न मंत्रालयों के लोगों का एक समूह बनाने की जरूरत होगी। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि EU 2030 तक एक ज्यादा मजबूत, एक ज्यादा एकीकृत रक्षा संघ बनने की राह पर है। वो ग्लोबल स्टेज पर एक महत्वपूर्ण शक्ति बनेगा। भारत के लिए ये एक उभरती हुई रणनीतिक साझेदारी है, जिस पर ध्यान देना और शायद रणनीतिक रूप से दाव लगाना भी जरूरी है। और हाँ, भारत अपनी आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों के लिए EU के तरीके से सीख भी सकता है, जैसे R&D और इनोवेशन पर उनका जोर, सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और रक्षा उद्योग को लंबे समय के ऑर्डर देना। तो इस सब का निचोड़ क्या है? एक बड़ा सवाल मन में आता है। जैसे जैसे EU अपना ये रक्षा संघ बना रहा है और शायद भविष्य में यूक्रेन को भी शामिल करे, तो भारत को इस बदलती दुनिया में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता कैसे बनाए रखनी चाहिए, खासकर तब जब उसे अपनी रक्षा जरूरतों और टेक्नोलॉजी के लिए रूस और अमेरिका, इन सब के बीच एक संतुलन साधना है। ये सोचने वाली बात है। खैर, अगर आपको ये बातचीत, ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें।